अरे ये सब हो क्या रहा है? दूर दूर तक गहरा समंदर है। एक बोट थी जिसका कोई अता पता ही नहीं। हमारी एक दोस्त दर्दनाक तरीके से मारी गई और बाकी के दो का कुछ पता नहीं, वो भी जिंदा है कि नहीं। तीनों अपने आप को समझाते हुए वहां से दूसरी तरफ चल पड़े। पेड़ों पर टंगी सभी गुड़ियों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि वो उन्हें ही घूर रही हो। बार बार उस दानव के हंसने की और उस डायन के संस्कृत में बोलने की भयानक आवाज उनको सुनाई देती। दिल में डर, आंखों में खौफ लिए वो तीनों बस इन सब से दूर जाना चाहते थे। बच्चों, इस तरफ आओ। अचानक से एक आवाज आई और वो तीनों चौंक पड़े। ये आवाज तुम दोनों ने भी सुनी ना? चले आओ बच्चों, चले आओ, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। हमें चलकर देखना चाहिए। मदद की उम्मीद लिए तीनों उस आवाज की तरफ चले गए। वो आवाज एक पेड़ के पास से आ रही थी जहां काफी उजाला नजर आ रहा था। क्या यहाँ कोई है? सामने आइए। ये क्या जादू है? कहीं आप भी कोई आत्मा? सही पहचाना, एक आत्मा। लेकिन मुझसे तुम लोगों को कोई खतरा नहीं है। मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ और वो राज तुमको बताना चाहता हूँ जिसको अपने सीने में कैद लिए मैं इस दुनिया से चला गया था। कैसा राज? आज जिस टापू पर तुम खड़े हो, ये 17वीं शताब्दी में सूरसेन राजा का राज्य हुआ करता था। राजा सूरसेन ने 23 साल की उम्र में चित्रलेखा से शादी करके उसको यहाँ की रानी घोषित किया था। चित्रलेखा दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन उसकी एक बहुत ही अजीब आदत थी। 18 वर्ष की आयु में भी उसके हाथ में गुड़िया रहा करती थी। रानी बनने के बाद भी उसकी वो आदत नहीं बदली। वो उस गुड़िया को हर वक्त अपने साथ रखती थी। यहाँ तक कि वो सोती भी थी तो राजा और अपने बीच उस गुड़िया को लिटाकर सोती थी। राजा सूरसेन से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और एक रात उन्होंने सोते समय ही उस गुड़िया को उठाया और रातों रात उसको मेरे पास लेकर आए। ओझा जी, मुझे बताइए कि इस गुड़िया में ऐसा क्या जादू है जो रानी चित्रलेखा हमेशा इसको अपने साथ रखती है? इस गुड़िया में कोई शक्ति नहीं है, ये एक आम गुड़िया है। नहीं, मुझे यही लगता है कि जरूर इसमें कुछ है। आप इस गुड़िया को यहीं रख लीजिए और इसको यहीं जमीन में गाड़ दीजिए। याद रहे, ये बात सिर्फ हमारे ही बीच रहनी चाहिए। उस गुड़िया को मुझे सौंप। वो चले गए। मैंने भी उनकी आज्ञा अनुसार उस गुड़िया को अपने आश्रम की जमीन में गाड़ दिया। राजा ने सोचा कि अब उनको हमेशा के लिए उस गुड़िया से छुटकारा मिल गया है। अब चित्रलेखा ठीक हो जाएगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। चित्रलेखा ने सुबह उठकर अपनी गुड़िया को गुम पाया तो पूरा महल सर पर उठा लिया। सबसे यही कहती, मम पुतलिम अनायतु, मतलब कि मुझे मेरी गुड़िया ला कर दो। राजा को पूरा भरोसा था कि उस गुड़िया में कोई आत्मा है, इसलिए वो उसकी जगह रोजाना रानी चित्रलेखा को एक नई गुड़िया ला कर देते। लेकिन वो उन गुड़ियों को देखकर गुस्से से भर जाती और उनको इस तरह से नोच फाड़ती जैसे कि किसी इंसान को मार रही हो। किसी का हाथ तोड़ देती, किसी की गर्दन, और हुक्म देती कि इस गुड़िया को एक पेड़ पर टांग दिया जाए। इसी तरह टापू के हर एक पेड़ पर हजारों गुड़ियां जमा हो गई, लेकिन वो असली गुड़िया जमीन के अंदर गड़ी थी। उसी वर्ष एक समुद्री तूफान आया और इस टापू पर इतनी ठंड हुई कि महामारी फैल गई। यहाँ पर रहने वाला कोई नहीं बचा। रानी चित्रलेखा ने मरते मरते राजा को श्राप दिया कि वो कभी नहीं मरेगा और इस टापू पर आदमखोर बनकर घूमता रहेगा। और तब से यही हो रहा है। राजा सूरसेन आज भी आदमखोर बनकर यहाँ घूमता फिरता है और रानी चित्रलेखा की आत्मा आज भी अपनी गुड़िया को ढूंढते हुए यहाँ भटक रही है। अगर हम वो गुड़िया ढूंढकर रानी चित्रलेखा को दे दें तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है ना? यहाँ से सीधा दक्षिण दिशा में निकल जाओ। करीब 200 कदम आगे जाने के बाद तुमको वहाँ मेरा आश्रम नजर आएगा। वहाँ एक बरगद के पेड़ के पास तुमको एक फावड़ा रखा दिखेगा। उसी पेड़ के नीचे ही वो गुड़िया दफन है। उसकी बात सुनकर तीनों वहाँ से फौरन निकल गए। 200 कदम चलने के बाद आखिरकार उनको टूटा फूटा एक आश्रम नजर आया और उसी के अंदर बरगद का पेड़ भी था। जल्दी चलो। मम पुतलियम मन्यतु।
उन्होंने पलट कर देखा तो अंधेरे से निकलता हुआ एक भयानक चेहरा उनकी तरफ आया। वो तीनों उस बरगद के पेड़ की तरफ भागे, लेकिन चित्रलेखा ने नितेश को पकड़ लिया और उस पर अपने नाखूनों से हमला करने लगी। दोनों बहुत डर गए। इससे बचना है तो उस गुड़िया को निकालना ही होगा, वरना हम भी मारे जाएंगे। दोनों पेड़ के पास आ गए। जैसा कि ओझा बाबा ने कहा था, एक फावड़ा वहीं पर पड़ा हुआ था। रिहान ने उसको उठाया और उसने खुदाई शुरू की। इस तरफ नितेश की हालत बहुत खराब होती जा रही थी और वो लहूलुहान हो चुका था। जल्दी करो! रिहान जल्दी जल्दी उस गड्ढे को खोदने लगा और आखिरकार उनको गुड़िया नजर आई। I got it, I got it, I got it. इस तरफ नितेश की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी थी। रुक जाइए रानी चित्रलेखा, आपकी गुड़िया मिल चुकी है। गुड़िया को देखते ही रानी चित्रलेखा की आत्मा शांत हो गई और उसने गुड़िया को अपने हाथ से लेकर गले से चिपका लिया। चित्रलेखा के पैर हवा में उड़ने लगे और वो धीरे धीरे आसमान की ओर जाने लगी। तीनों उसको जाता हुआ देख चैन की सांस लेते हैं। कुछ ही मिनटों में वो उनकी आंखों से ओझल हो गई। चलो अब यहाँ से निकलने का कुछ इंतजाम देखते हैं। उन्होंने पलट कर देखा तो राजा का भूत उनके पीछे खड़ा था। ओह शिट, भागो! तीनों वहां से भागे और वो दानव भी उनका पीछा करने लगा। कभी आगे आता तो कभी पीछे, कभी पेड़ों के ऊपर से झपटता, लेकिन उनको भागने का भरपूर मौका दे रहा था। तीनों अब किनारे पर पहुंच गए। आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। समुद्र का ठंडा बर्फ जैसा पानी और पीछे वो आदमखोर दानव और उसको घसीटता हुआ एक तरफ ले जाने लगा। उन दोनों ने उसका पीछा कुछ ही कदम किया, लेकिन एक ही झटके में उसने नितेश के 2 टुकड़े कर दिए। नहीं! वो उन्हीं के सामने जमीन पर बैठकर नितेश का मांस खाने लगा। रिहान ने इधर उधर नजरें दौड़ाई तो उसको एक टूटा हुआ सूखा पेड़ नजर आया। हमें पानी में उतरना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने वो लट्ठा उठाया और उसको पानी में फेंक दिया। पानी की आवाज सुनकर वो आदमखोर उनकी तरफ तेजी से भागा। दोनों बर्फ जैसे ठंडे पानी में कूद गए और उस पेड़ के लट्ठे पर चढ़ गए। जब तक वो आदमखोर दानव किनारे पर पहुंचा, वो काफी दूर निकल गए थे। पानी के बहाव से वो आइलैंड से दूर होने लगे और उस आदमखोर दानव ने किनारे पर ही खड़े रहकर उनको कुछ देर देखा, फिर दोबारा नितेश का मांस खाने में जुट गया। ठंड बहुत ज्यादा थी। दोनों एक दूसरे से लिपट गए और कांपते कांपते कब उनकी आंख लग गई उनको खबर ही नहीं हुई। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। कई लोग उनके आसपास जमा थे। उन्होंने उठकर देखा तो वो मून आइलैंड के किनारे पर थे और जो लोग उनके आसपास थे वो उसी आइलैंड पर घूमने आए थे। उन्होंने उन सभी और कैप्टन को अपने साथ हुई घटना बताई। सभी ने वो घटना बहुत ही ध्यान से सुनी। फिर वो उसी जहाज में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। वो दानव और हजारों गुड़िये आज भी उस आइलैंड पर मौजूद हैं। क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? मेरी रानी मुझे वापस दो। समुद्र की लहरों पर एपेक्स नाम का शिप दौड़ रहा था। उसमें बैठे सभी लोग बहुत ही खुश थे। ये सभी लोग सी लवर्स थे। आज के भाग दौड़ और चहल पहल वाले जमाने में समुद्री सफर करके शांति से भरी जगहों पर जाना पसंद करने वाले लोग। इन्हीं में से कुछ थे सीमा, रवि, नितेश, मनीषा, रिहान और प्रियंका। यार कितना खूबसूरत नजारा है। मैं तो सोचती हूँ वो लोग पागल होते हैं।
जो कभी भी समुद्री सफर नहीं करते। हाँ सही कहा डार्लिंग, ये समुद्र की लहरों पर सफर करना, पानी की कलकल की आवाज सुनना, नए नए आइलैंड पर घूमना, ये सब वाकई में बहुत ही मजेदार है, नहीं? हम सभी आइलैंड पर उतरने वाले हैं। 3 घंटे से ज्यादा वहाँ कोई नहीं रुकेगा। सुनकर सभी खुश हो गए। फिर जहाज एक आइलैंड पर जाकर लगा और सभी पैसेंजर्स उसमें से उतर गए। तो हम मून आइलैंड ही आ गए। ओह, तो अब पता चला कि तुम लोगों का यहाँ आने का असली मकसद क्या था। सही समझी, डॉल्स आइलैंड, जहाँ हर पेड़ पे लटकी है अनगिनत डॉल्स, जिनके वहाँ होने का रहस्य कोई नहीं जानता। यार लेकिन हमारे पैकेज में तो वहाँ जाने का प्लान ही नहीं है। अरे हम वहाँ जरूर जाएंगे, अभी मैं कोई चक्कर चलाता हूँ, ठीक है? अरे आप लोग पागल हो गए हैं क्या? हम यहाँ आपको घुमाने के लिए लाए हैं, मरवाने के लिए नहीं। अरे जब हम उस आइलैंड के पास हैं, तो जहाज थोड़ी देर के लिए वहाँ ले जा सकते हैं ना? अरे भाई, डॉल्स आइलैंड नहीं, वो मौत का आइलैंड है। आत्माएं वास करती हैं वहाँ, वो भी अनगिनत। वहाँ घूमने जैसा कुछ नहीं है। आप बस ये बोलो कि कितने पैसे लगेंगे और हमें वहाँ पहुँचा सकते हो या नहीं। लाइफ बोट के जरिए आप लोग वहाँ जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। मुझे सबसे छिपकर ये करना पड़ेगा, इसलिए कम से कम 10,000 रुपए तो दूंगा ही। आपको हम 20,000 रुपए दे रहे हैं, आप बस हमें वहाँ पहुँचा दो। तो ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ, लेकिन जहाज पर सब लोगों को ये पता होगा कि आप लोग कहीं भाग गए हैं। ओके ओके ओके। उस आदमी ने कैप्टन की नजरों से बचाकर उनको वोट दी और वो सभी डॉल्स आइलैंड की तरफ खुशी से चल पड़े। हे गाइस, देखो यहीं से नजर आ रहा है कि इस आइलैंड के सारे पेड़ों पर कितनी डॉल्स लटकी हुई हैं। हाँ, और कई झोपड़ियाँ भी हैं। मजा आएगा यार। वो आइलैंड के किनारे पर पहुँचे। उन्होंने बोट की रस्सी एक पेड़ से बांधी। ओह माय गॉड, यार ये डॉल्स तो दिखने में बहुत ही डरावनी है। पेड़ों पर लटकी सभी गुड़िया बहुत ही डरावनी थी। किसी का पैर नहीं था, किसी का हाथ नहीं था, किसी की आंखें फूटी हुई थी, किसी के चेहरे पर टांकों के निशान थे। ऐसा लगता था कि वो सब गुड़िया नहीं बल्कि इंसानों की लाशें हो। ये तो बहुत ही अजीब बात है। कितनी डरावनी डॉल्स है यहाँ। ताज्जुब की बात है, समुद्र के बीचों बीच इतनी सारी गुड़ियाएं लाया कौन होगा? ऐसा कहते हुए जैसे ही रिहान ने एक गुड़िया को छुआ, अचानक से हवा चलने लगी। अचानक से ये हवा कैसे चलने लगी थी और बंद भी हो गई? अरे और वो आवाज तो बहुत ही अजीब थी। तुम लोगों ने नहीं सुनी? यार प्लीज अभी से मत डरो। ये एक आइलैंड है और चारों तरफ जंगल है। ऐसी आवाज आना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई जानवर की आवाज हो सकती है। इग्नोर इट यार, चलो आगे चलते हैं। वो लोग अब आगे बढ़ने लगे। उनके ठीक पीछे 2 लाल आंखें उन्हें घूर रही थी, जिसके बारे में उनको जरा भी खबर नहीं थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, उनको पता चलता जा रहा था कि उस आइलैंड पर एक भी पेड़ खाली नहीं था। सभी पर सैकड़ों डॉल्स लटकी हुई थी। अरे यार रिहान, मुझे यहाँ का मौसम बहुत रोमांटिक लग रहा है। तुम लोग बुरा ना मानो तो क्या हम दोनों अकेले थोड़ा टाइम स्पेंड कर ले? हाँ भाई, नहीं शादी हुई है, क्यों नहीं? अब रवि और सीमा उनसे अलग हुए और घूमने लगे। सच में यार, ये आइलैंड कितना शांत है। मेरी इस पेड़ के साथ एक पिक क्लिक करो ना। हाउ अनरोमांटिक। चलो ठीक है। सीमा एक पेड़ के पास खड़ी हो गई और रवि ने कैमरा ऑन किया। वो पिक लेने ही वाला था कि उसको नजर आया सीमा के पीछे टंगी हुई गुड़िया अपने आप हिलने लगी और उसकी आंखें खुल गई। ये क्या? अरे ये गुड़िया हिली थी और इसकी आंखें भी खुली थी। मुझे पता है, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो ना। चुपचाप पिक निकालो। रवि ने फिर से कैमरा ऑन किया और पिक क्लिक की। तभी एक गुड़िया रवि के ऊपर आ गिरी और हड़बड़ी में उसका पैर फिसल गया। वो जमीन पर गिर गया था, लेकिन वो गुड़िया सीधी उसके पेट पर बैठी थी।
ऐसा लग रहा था कि कोई छोटा बच्चा उसके पेट पर बैठा हो और उसे घूर रहा हो। रवि ने उसे झटक कर एक तरफ फेंक दिया। क्या कर रहे हो रवि? ये एक गुड़िया ही तो है। अरे लेकिन ये मुझ पे कैसे झपटी और कैसे मेरे पेट पर आ बैठी थी? हाँ, इसका डिजाइन ही ऐसा है यार। सीमा ने उस गुड़िया को उठाया और अपनी पीठ पर लटके बैग से उसे अटैच करके लटका दिया। ये गुड़िया मैं अपने साथ रखती हूँ। सबको बताऊंगी कि इस गुड़िया ने मेरे पति पर जानलेवा हमला किया था। सीमा मजाक बनाने लगी तो रवि ने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन तभी उस गुड़िया की आंखें फिर से खुल गई। सीमा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, उस गुड़िया का वजन भी बढ़ता जा रहा था और सीमा के कंधों में दर्द होने लगा। यार रवि, इतनी झोपड़ियाँ भी यहाँ हैं। इसके अंदर चलकर आराम करते हैं ना? हाँ ठीक है, चलते हैं, लेकिन पहले मैं जरा। उसने सीमा को टॉयलेट का इशारा किया। ठीक है, जल्दी आना। रवि कुछ दूरी पर साइड में चला गया। उसको नजर आया कि सामने एक पेड़ के पीछे खड़ा कोई उसे घूर रहा है। कौन है वहाँ? वो उस तरफ बढ़ने लगा तो वहाँ लगी झाड़ियाँ हिलने लगी। इस तरफ सीमा की पीठ पर टंगी गुड़िया उसे घूर रही थी। वो ऊपर आई और उसने पीछे से सीमा के गले में अपना हाथ बांध लिया, जैसे कोई बच्चा उसकी पट्टी पर लटका हो। कौन है? ऐसा कहकर सीमा ने एक झटका दिया और वो गुड़िया जमीन पर गिर गई। सीमा उस गुड़िया को देखने लगी तो उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सामने खड़ा है। उसने गुड़िया पर से नजरें हटाकर सामने देखा तो उसकी रूह कांप उठी। एक बहुत ही डरावना दानव उसके सामने खड़ा था। तुमने हमारे आइलैंड पर आकर बहुत अच्छा काम किया है। अब हमारी गुड़िया और हम भूखे नहीं रहेंगे। तभी वो गुड़िया फिर से उठी और सीमा के गले से लिपट गई। सीमा जमीन पर गिर पड़ी और छटपटाने लगी। वो चिल्ला नहीं सकती थी क्योंकि उस गुड़िया ने उसका गला दबोचा हुआ था। ताजा मांस। वो दानव भी अब सीमा पर टूट पड़ा। उसने उसका हाथ धड़ से अलग कर लिया और उसको चबाने लगा। फिर उसके बाद उसके पूरे शरीर पर हमला बोल दिया। इस तरफ रवि पेड़ के करीब पहुंच चुका था। उसने देखा कि वहां एक लड़की उसकी तरफ पीठ करके खड़ी थी। रवि ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कौन हो आप? सुनकर वो उसकी तरफ पलटी। उसकी खूबसूरती देखकर रवि सन्न सा रह गया। बोलिए। ये सुनते ही उसने अपना मुंह खोला और उसका मुंह इतना खुला कि आम इंसान के लिए इतना मुंह चीरना लगभग नामुमकिन है। ये देख रवि बहुत ज्यादा डर गया। तभी वो लड़की बहुत ही भयानक आवाज में चीखी। लड़की की आवाज पूरे आइलैंड पर गूंज गई और बाकी के लोगों को भी सुनाई दी। दूसरी तरफ जमीन पर सीमा की लाश पड़ी थी। वो गुड़िया और वो दानव उसके शरीर से मांस नोच नोच कर खा रहे थे। आखिर इस आइलैंड की सच्चाई क्या है? वो दानव आखिर कौन है और उन गुड़ियों का क्या रहस्य है? उस लड़की ने संस्कृत में जो कहा उसका क्या मतलब है? क्या बाकी बचे हुए ये लोग जिंदा यहाँ से वापस जा पाएंगे? इन सभी सवालों के जवाब पाने और खौफ से भरपूर कहानी का मजा लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ हॉन्टेड आइलैंड के अगले पार्ट में। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। जेनेलिया अपने कमरे में बैठी स्टडी कर रही थी। तभी उसकी खिड़की का कांच टूट गया। रात के सन्नाटे में कांच टूटने की आवाज भी बहुत भयानक लग रही थी। वो एकदम से चौंकती हुई खड़ी हो गई। फिर उसकी नजर उस पत्थर पर पड़ी जो कांच को तोड़ते हुए अंदर आया था। उसने उस कागज को खोला। कल रात ठीक 11 बजे इस जगह पर आना है, उसके बाद ही ये खेल शुरू होगा। ये पढ़कर उसको अजीब भी लगा
और मन में एक क्यूरियोसिटी भी जगी कि आखिर कौन है जिसने ये लेटर फेंका है। इसी सवाल का जवाब पाने के लिए वो अगली रात ठीक 11 बजे एक जगह पहुंची। ये जगह शहर के शोर शराबे से बहुत शांत थी। एक टेबल जमीन पर रखा था और उससे काफी दूर एक वीरान सा घर नजर आ रहा था। ये टेबल इस बीच रास्ते में। तभी एक एक करके वहाँ 3 लोग और पहुँच गए। क्या तुम लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया था? नहीं तो, मुझे तो यहाँ आने के लिए एक लेटर के जरिए इनविटेशन मिला था। आपस में बात करते हुए पता चला कि उन चारों को लेटर के जरिए ही वहाँ बुलाया गया था। बात कुछ समझ नहीं आई। हम यहाँ बुलाए गए हैं, लेकिन जिसने हमें बुलाया है वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मैं यहाँ हूँ दोस्तों। एक क्लाउन सामने खड़ा हो गया। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब? ये क्लाउन दिखने में काफी डरावना लग रहा था। कौन हो तुम? मैं इस गेम का खास किरदार हूँ। आगे का गेम तुम्हारे साथ मैं ही खेलूंगा। पहले ये बताओ, तुम लोगों के नाम क्या क्या है? मेरा नाम जेनेलिया है। कार्तिक। मैं हूँ सुशांत। और मैं रस्टी। बहुत प्यारे नाम है तुम सभी के। चलो, अब तुमको गेम का एक ट्रेलर दिखा देता हूँ। तुम सभी अपनी आंखें बंद करो और मन में किसी एक खाने की चीज का नाम सोचो। इन सभी को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों इन सभी ने अपनी आंखें बंद की और मन में एक एक खाने की चीज सोची। अब तुम लोग आंखें खोल सकते हो। ये सुनकर इन चारों ने आंखें खोली। उस टेबल पर अब सुशांत के सामने एक फल था, कार्तिक के सामने एक बर्गर, जेनेलिया के सामने एक पिज्जा और रस्टी के सामने एक चॉकलेट रखी थी। इन सभी चीजों को देखकर ये लोग हैरान रह गए। तुम लोगों ने यही चीजें सोची थी ना? हा? हा? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमको कैसे पता कि मैंने चॉकलेट के बारे में सोचा था? यही तो गेम है। चलो, इस राउंड में तो मैं जीत गया। अब दूसरा राउंड। ऐसा कहकर उसने उन चारों के सामने एक एक चिट और एक पेन रखा और इसके साथ ही एक कार्टन बॉक्स भी रखा। तुम लोगों के सामने ये जो चिट्स रखी है ना, इन पर उस चीज का नाम लिखो जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा डर लगता है। फिर इन चिट्स को कार्टून में डालकर मुझे बताना, ठीक है? ये कहकर उसने उनकी तरफ पीठ कर ली। इन चारों ने चिट्स पर कुछ लिखा और कार्टन बॉक्स में डालकर बोले, हमने चिट्स डाल दी है। अब क्या करना है? ये सुनकर वो पलटा और हंसने लगा। अब होगा असली गेम शुरू। एक रात में सिर्फ एक ही इंसान के साथ मैं एक राउंड खेलूंगा। वो रात शुरू होगी कल रात से। ऐसा कहकर उसने बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ उस कार्टन को लेकर उस घर के अंदर घुस गया। उस घर का दरवाजा भी 1 सेकंड के अंदर ही बंद हो गया और फिर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो पलक झपकते ही उस घर के अंदर कैसे घुस गया? वो तो यहाँ से 40 कदम दूर लग रहा है। मुझे अब बहुत डर लग रहा है। मुझे नहीं खेलना कोई गेम वेम। इन चारों को उस क्लाउन के हंसने की भयानक आवाज सुनाई देने लगी। और ये वहाँ से भाग निकले। सुनो दोस्तों, हमें किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अपनी लाइफ वैसे ही जिएंगे जैसे जी रहे थे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन फिर भी एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे। अगर किसी को फिर से वो लेटर या क्लाउन दिखाई देगा तो वो बाकी लोगों को बता देगा। ये तय करके इन चारों ने एक दूसरे से मोबाइल नंबर शेयर किया और फिर अपने अपने घर को चल दिए। अगली शाम जब रस्टी कॉलेज खत्म करके घर पहुंची तो उसकी मम्मी किचन में खाना बना रही थी। वो उनको बिना कुछ बोले बाथरूम गई।
और अपना फेस वॉश करने लगी। तभी उसको उसी क्लाउन की आवाज सुनाई दी। आज रात तुमको एक राउंड खेलना पड़ेगा, सिर्फ एक राउंड, सिर्फ एक राउंड। वो एकदम से चौंक पड़ी और उसको उसके पैरों पर कुछ चलता हुआ सा महसूस हुआ। उसने नीचे की तरफ देखा तो वहाँ 3 कॉकरोच थे। आउच! वो तेजी से पीछे हट गई। तभी उसे फिर से उसी क्लाउन के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे पलट कर देखा तो वो उसके सामने ही था। उसे देखकर रस्टी का दिल दहल उठा। तभी उस क्लाउन ने मुंह खोला और उसके मुंह से ढेर सारे कॉकरोच निकलकर रस्टी के ऊपर आ गए। मैं जीत गया। मैंने तुम्हारी चिट्ठी को देखा नहीं और पता लगा लिया कि तुम कॉकरोच से डरती हो। रस्टी बुरी तरह से चीखने और चिल्लाने लगी और उनको अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करने लगी। उसने भागने के लिए दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन तभी उस क्लाउन ने उसको पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो! उस क्लाउन ने अपना मुंह इतना ज्यादा खोल लिया जितना कोई आम इंसान नहीं खोल सकता। उसने अपना मुंह रस्टी के कंधे पर ऐसा मारा कि वहाँ से खून की धार निकल पड़ी। अगली सुबह जेनेलिया को इस बात की खबर मिली तो उसने सुशांत और कार्तिक को कॉल लगाया। गाइस, कल रात रस्टी की मौत हो गई, उसी के घर के बाथरूम में। ओह माय गॉड, इसका मतलब हम तीनों की जान भी खतरे में है। तुम लोग ध्यान से सुनो, मैं मेरा ऑफिस खत्म करके सबसे पहले तुम लोगों से मिलता हूँ। इन तीनों ने 6 बजे मिलने का तय किया। शाम के टाइम सुशांत अपना ऑफिस खत्म करके घर के लिए निकला। वो अभी ऑफिस की लिफ्ट में ही था। अचानक से लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। अरे ये लाइट को क्या हुआ? उसको उसी क्लाउन के हंसने की आवाज अपने ठीक पीछे से आई। वो बेहद डर गया। बचाओ, बचाओ, कोई है? अभी डरने की जरूरत नहीं है। आज तुमको गेम का एक राउंड खेलना है। ठीक 11 बजे तैयार रहना। लिफ्ट के खुलते ही सुशांत दिल में डर लिए वहाँ से भागा। वो कुछ ही मिनटों में एक चौराहे पर पहुँचा जहाँ इन्होंने मिलने का तय किया था। वो क्लाउन! अरे, तुम तो बहुत डरे हुए लग रहे हो। वो क्लाउन मुझे लिफ्ट में मिला। उसने कहा कि आज रात 11 बजे वो मेरे साथ गेम का एक राउंड खेलेगा। ओह गॉड, मैं तो अपने आप को कोस रही हूँ कि मैं उस जगह गई ही क्यों थी। मैं अपने आप को कैसे बचाऊंगा उससे? देखो, अगर वो हमें आसानी से मार सकता तो सीधे भी मार सकता था, लेकिन उसने पहले हमें वहां बुलवाया, उसके बाद हमसे वो चिट्स लिखवाए। एक मिनट, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। उसने हमसे उस चिट्स के ऊपर लिखवाया था कि हमें किन चीजों से डर लगता है। फिर उसने कहा था कि वो एक रात में एक इंसान के साथ ही गेम का राउंड खेलेगा और उसकी अगली रात रस्टी मारी गई। उसकी लाश के पास अनगिनत कॉकरोच मिले। कि रस्टी को कॉकरोच से डर लगता होगा। इसका मतलब जिस चीज से हमें डर लगता है वो उसी के जरिए हमें मारना चाहता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर हम उस घर के अंदर जाकर उस बॉक्स से हमारी लिखी सभी चिट्स निकाल ले तो ये गेम आगे बढ़ेगा ही नहीं। क्या कहा? वहाँ जाकर? मुझे तो उसकी आवाज से भी डर लगने लगा है। मैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन हमें अगर अपनी जान बचानी है तो हमें वहाँ जाना ही पड़ेगा। सुशांत बहुत ही डरा हुआ था, इसीलिए वो इन दोनों को छोड़कर वहाँ से निकल गया और ये दोनों अब उस घर की तरफ चल दिए। ये घर आज भी उतना ही डरावना और उतना ही वीरान नजर आ रहा था। उन दोनों ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनको उसी जोकर के हंसने की आवाज सुनाई दी।
वो यही है। वो हमें आज नहीं मार सकता। ये दोनों अब हिम्मत करके आगे बढ़े। तभी इनको सामने 2 दरवाजे नजर आए। इन दोनों में से किसे खोले? ये भी कोई गेम लग रहा है। कार्तिक ने हिम्मत करके पहला दरवाजा खोला और सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने देखा कि एक इंसान अपने पैर के बल रस्सी से लटका हुआ है। इन्होंने दरवाजा एकदम से बंद कर दिया। इन दोनों की सांसें फूल चुकी थी और ये एक दूसरे की आंखों में खौफ को देख पा रहे थे। इसे खोलते हैं। दूसरे दरवाजे को खोलने पर ये दोनों एक नए कमरे में आ गए। वहीं पर इनको एक कोने में वही कार्टन बॉक्स रखा हुआ नजर आया। यही तो वो बॉक्स है। दूसरी तरफ सुशांत अपने कमरे में बैठा हुआ थर-थर कांप रहा था। उसने कमरे की सभी लाइट्स खोल रखी थी। तभी 11 बज गए और अचानक से सारी लाइट्स बंद हो गई। ये लाइट्स! उसने अंधेरे में दीवार टटोली, लेकिन उसको स्विच बोर्ड नहीं मिल पाया। तभी उसके कानों में क्लाउन का स्वर गूंजा। अरे वाह, ये राउंड तो तुम बहुत जल्दी हार गए। मैंने पता लगा लिया कि तुम अंधेरे से डरते हो, है ना? ये सुनकर सुशांत का दिल दहल उठा। तभी वो क्लाउन अचानक से उसके सामने आया और सुशांत के सीने पर चढ़ बैठा। कमरे की सभी लाइट्स अब जल चुकी थी और वो सुशांत की आंखों में आंखें डालकर उसको घूर रहा था। छोड़ो मुझे! उसने अपनी उंगलियां सुशांत की आंखों में दे मारी और सुशांत की दोनों आंखों से खून निकल आया। अब तो तुम्हें हमेशा अंधेरा ही नजर आएगा। तुम गेम हार गए। अब मैं तुम्हें आराम से थोड़ी देर तड़पने देता हूँ, ठीक है? सुशांत अब जमीन पर रेंग रहा था। उसको बस क्लाउन की भयानक हंसी सुनाई दे रही थी। दूसरी तरफ कार्तिक और जेनेलिया ने उस बॉक्स को खोलकर देखा। उसके अंदर उनको चारों चिट्स रखे हुए नजर आए। यही वो कार्टन बॉक्स है। तभी कार्तिक ने अपनी जेब से लाइटर निकालकर उस बॉक्स के अंदर फेंक दिया। धीरे धीरे आग ने उस पूरे कार्टन को अपनी चपेट में ले लिया। शायद कोई मेरे घर के अंदर है। चीटिंग कर रहे हैं कमीने। वो वहाँ से बिजली की रफ्तार से निकल गए और अपने घर पहुँच गए। उस क्लाउन को अपने सामने देखकर कार्तिक और जेनेलिया दोनों बुरी तरह से डर गए। वो उनको खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। तुम लोगों ने चीटिंग की है, चीटिंग! वो उस कार्टन बॉक्स की आग बुझाना चाहता था, लेकिन उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसके शरीर ने भी आग पकड़ ली। चलो निकलो यहाँ से। ये दोनों तेजी से घर के बाहर निकल आए। इन्होंने पलटकर देखा तो अब पूरा घर आग की चपेट में आ चुका था और इनको अपने कानों में एक आवाज सुनाई दे रही थी। तुम लोगों ने चीटिंग की है। मैं फिर से तुम्हारे साथ एक एक राउंड जरूर खेलूंगा, जरूर खेलूंगा।